क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या? मुझे तो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती यार। अरे कुछ नहीं पढ़ ले। रुको मुझे पढ़नी आती है। रुको मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। अरे यार ये बोर्ड तो बहुत गंदा है। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तुम लोग तो मेरी बात ही नहीं मानते हो। ये तो चुप बैठ रहे। ए प्लीज यार जल्दी देखो यार। हाँ रुको मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है क्या लिखा है इसमें? प्रवेश निषेध है। अपनी जान की कीमत ना लगाए। अच्छा हाँ, मतलब लोग भूत बनाने के लिए कुछ भी कर लिखते हैं। देखना क्या लिखा हुआ है। प्रवेश निषेध है, अपनी जान की कीमत ना लगाए। क्या बचपना है यार, क्या बचपना है। फिर आखिर ये सब होने के बाद उन 4 दोस्तों में से एक लड़के की मौत हो गई। और ये मौत हुई थी उसी घर के अंदर, हाउस नंबर 19, आभास नगर, यूपी का। दोस्तों ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्थान, काल और पात्र को बदल दिए गए हैं। आज की कहानी का नाम है एक रात 10 मौतें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एम्बुलेंस की सायरन और पुलिस की पूछताछ साइड बाय साइड चल रही थी। लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और एक छोटी सी बच्ची वहीं पे खड़ी थी। वो इधर उधर देख तो रही थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था या वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। ये घटना यूपी के आभास नगर की है और इस कहानी को अजय त्रिपाठी जी ने हमें लिख भेजा है। कहानी शुरू होती है 2005 से, जब मिश्रा खानदान में फिर से बच्चा पैदा होने के साथ ही साथ उसकी मौत हो गई थी। अजय मिश्रा और दानवी मिश्रा की शादी को करीबन 7 साल हो चुके थे, पर उनके घर में कोई बच्चा नहीं आ पाया, क्योंकि जो भी बच्चा आता था वो पैदा तो ज़रूर होता था, लेकिन पैदा होने के साथ ही साथ उसकी मौत हो जाती थी। इस दुख को मन में लिए हुए अजय मिश्रा और दानवी मिश्रा ने अपने बाकी जितने भी देवर और ननद हैं उनको अपने ही बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने कभी भी किसी भी देवर या ननद को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। आखिरकार 2005 के नवंबर महीने में उनको एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई। जी हाँ, डॉक्टर ने पहले तो कहा था कि ये प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। आसपास के पड़ोसी बहुत खुश थे। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये तो चमत्कार से ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। मिश्रा फैमिली एकदम से मानो खुशहाल हो गई। लेकिन बहुत अजीब चीज़ ये भी हुई कि मिश्रा खानदान बहुत अमीर हो गया, और वो भी एक ही महीने में। लोगों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद लोग बोलने लगे कि अरे नहीं, घर पे लक्ष्मी जो आई है शायद इसी के कारण हो सकता है। और उनका अमीर होना एकदम साधारण बात नहीं थी। खैर, ऐसे करते करते 2010 आ चुका था। 2010 की बात है, जब अजय मिश्रा जी के छोटे भाई घर से अलग हो जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अलग होने का मौका नहीं दिया गया। ये कहा गया कि हमने तुम्हें इतने लाड प्यार से बड़ा किया है,
अब तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो अपनी बीवी के बात के ऊपर? ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और अंत में ये हुआ कि वो जो छोटे भाई जो थे वो घर में रुक गए और उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। पहली बार उनके घर में कुछ बहुत अजीब घटा था जो लोगों को पता चली। खैर, उसी रात को 5 अगस्त 2010 की वो रात थी। एम्बुलेंस का सायरन तो बज रहा था और एक छोटी सी लड़की बाहर में बैठकर चुपचाप ये सब चीज़ें देख रही थी। सामान इधर से उधर हो रहा था, लोग आ रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर जिस घर में आज सुबह ही इतना बड़ा झगड़ा, लेकिन इतना बड़ा भी तो नहीं कि 10 लोग एक ही साथ में आत्महत्या कर ले। क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर मर्डर? खैर, किसी ने उस छोटी सी लड़की को तब कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जब सब कुछ निपट गया और लोग रोना, इसके बाद बातें लोगों की जब बंद हो गई, फाइनली वो छोटी बच्ची का ध्यान सबको आया। तब उन लोगों ने ऐसा कहा कि अभी इस घर में तो नहीं रहा जा सकता, तो हम लोग एक काम करते हैं, बाहर में एक घर बना देते हैं इस बच्ची के लिए। लेकिन ये बच्ची रहेगी किसके साथ? तभी एकदम से बहुत एक बूढ़ी औरत आके बताती है कि जो अजय मिश्रा जो थे वो उनकी बहुत दूर की नानी माँ लगती है। लोगों ने कहा ये भी ठीक है। वो छोटी बच्ची उनके साथ रहने लगी। छोटी बच्ची उस बूढ़ी दादी में के साथ बहुत घुल मिल गई, बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गई। लोगों ने सोचा कि शायद ये उन्हें पहचानती होगी। तो खैर, ये दोनों उसी कैंपस में, लेकिन उस घर में नहीं, लेकिन उसी कैंपस में वो लोग रहना उन्होंने शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी थी, करीबन अब 2018 आ चुका था। तभी एक नया फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के साथ ही साथ उन लोगों ने बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनना शुरू कर दी, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, या फिर किसी ने घर में सामान फेंक दिया हो, या फिर किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती की जा रही हो। ये सब आवाज़ें आती थी। जो वो फैमिली जो थे वो शर्मा फैमिली थे। उन्होंने कहा कि अरे ये रात में क्या होता है। फिर उन्होंने सुबह उठकर पहले चेक किया कि देखा, अरे ये बड़ा वाला घर तो बंद है और इस कंपाउंड में तो सिर्फ एक छोटी बच्ची और एक बूढ़ी औरत रहती है, तो ये कैसे हो सकता है। फिर उन लोगों ने आसपास पता किया तो देखा कि ये तो बहुत अजीब बात है कि इस घर में, इतने बड़े घर में कोई नहीं रहता। तो वो लोग रात को ये अजीबोगरीब आवाज़ें आखिर सुनते कहाँ से हैं। उन लोगों ने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोग अजय मिश्रा और दानवी मिश्रा के इतने गुणगान गा रहे थे कि शर्मा परिवार को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अंततः ये डिसाइड किया कि अब एक सुराह चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते। शर्मा फैमिली में रीतू बोल के एक लड़की थी। रीतू ने ये सजेस्ट किया कि हम लोग एक डेमोनोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। वे शी वॉज अ वेरी मॉडर्न गर्ल, ठीक है ना, इसीलिए वो बाबा पे इतना भरोसा नहीं करती थी। वो डेमोनोलॉजिस्ट के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखती थी। तो खैर, अब लड़की ने कहा है, मानना तो पड़ेगा ही। तो डेमोनोलॉजिस्ट को बुलाया गया। जो मिश्रा फैमिली जो थे उस एरिया में, उनका बहुत नाम था क्योंकि बहुत अच्छे फैमिली थे, ऐसा लोग मानते थे। और वो लोग सच में भी अच्छे थे, बाहर से तो ऐसा ही लगता था। तो जब वो डेमोनोलॉजिस्ट आया, उसने अपना जितना भी सारा टूल्स वगैरह होता है, मशीन, वो सब कुछ निकाला। और रात में वो और उसके साथ और 4 मेंबर्स थे, वो उनका जो टीम था एंटायरली, वो लोग उस घर के आसपास जाकर घूमने लगे, लेकिन कंपाउंड के अंदर नहीं घुसे। घूमने लगे। घूमते घूमते कुछ तो डिटेक्ट हुआ। पूरा रात उन लोगों ने काम किया, नोट्स लिखा, रिकॉर्ड किया, लेकिन अंदर में वो लोग नहीं घुसे।
सुबह उठकर उन्होंने जो रितु जो लड़की थी जिसने बुलाया था उन लोगों को, तो उससे कहा कि ऐसे तो लग तो रहा है कि कुछ है, लेकिन बाहर से तो कुछ अच्छा से पता नहीं चलेगा, तो हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। इस पर रितु ने कहा कि अरे वो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिश्रा फैमिली का बहुत नाम है और अगर हम लोगों को ये सब करते हुए लोगों ने देख लिया तो मुश्किलात हो जाएगी। उस रात को भी चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, कोई किसी को बहुत मार रहा हो, ये सब की आवाजें आ रही थी। और ये जो आवाजें थी, ये सबसे सामने में तो अभी शर्मा फैमिली ही रहते थे, तो उन लोगों को ही बस सुनाई देता था। और वो जो बच्ची थी जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, वो बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से रितु को घूरती रहती थी, क्योंकि अब तो ये दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, तो लेकिन वो कॉलेज वॉलेज नहीं जाती थी, वो बोले कुछ बाहर से कुछ कोर्स कर रही थी ऐसे ऑनलाइन में। रितु ने कहा कि ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा अभी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा। तो रितु ने ये डिसाइड किया डेमोनोलॉजिस्ट के साथ कि उन लोगों को वो अंदर भेजेगी। फिर डेमोनोलॉजिस्ट ने तो पहले मना किया था, फिर उसने थोड़ा सा पैसा दिया। उसने कहा कि चलो ठीक है, अब आप लोग कर लीजिए, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, डेमोनोलॉजिस्ट लोग तो जैसे तैसे करके अंदर चले गए, लेकिन करीबन रात के 3:30 बजे बहुत जोर से एक चीख आई। लोगों ने बहुत जोर की एक आवाज़ सुनी और तभी जाके पता चला कि उन 4 लोगों में से एक इंसान की ठीक वैसे ही मौत हुई है जैसे 2010 में 5 अगस्त की रात को हुई थी। डेमोनोलॉजिस्ट का पूरा टीम वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग निकल नहीं पा रहे थे वहां से। चिल्लाना, दौड़ना, भागना हो ही रहा था कि एक बहुत बड़ा सा काला सा कुछ सामने में आया और सब लोगों ने अपना होश खो दिया। सुबह जब हुई तब रितु भी वहां पे बेहोश पड़ी थी और उनके साथ वो 3 डेमोनोलॉजिस्ट भी बेहोश पड़े थे और एक की तो मौत हो चुकी थी। आश्चर्य की बात ये थी कि डेमोनोलॉजिस्ट ने तो घर के अंदर एंटर किया ही नहीं था। तो अगर उन लोगों ने घर के अंदर एंटर किया ही नहीं, तो उस डेमोनोलॉजिस्ट की मौत घर के अंदर उसी जगह में उसी तरह से कैसे हुई? सुबह उठकर रितु और उन बाकी 3 डेमोनोलॉजिस्ट को बहुत तेज बुखार आई। रितु के पापा ने तो उसे बहुत डांट फटकार लगाई, लेकिन बाद में आसपास के लोगों ने तो बहुत बुरा भला कहा उन लोगों को कि आप लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन तभी अजय त्रिपाठी जी ने एक बात कुछ ऐसा कहा कि लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, ये घर जो है ये हर जगह से बंद है, खिड़की दरवाजों में तो ताले लगाए हुए हैं, खिड़कियों में बहुत बड़े बड़े कील से सब खिड़कियां बंद कर दी गई है और कोई ताला भी नहीं टूटा है। तो अगर इतना बंद है सब कुछ, अगर सारे दरवाजे और खिड़की बंद पड़े हैं, तो आखिर ये इंसान अंदर में गया कैसे? और इसकी मौत ठीक उसी तरह उसी जगह में हुई आखिर कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। तभी अजय त्रिपाठी ने उनकी तरफ एक जोड़ी आंखें को बहुत देर से घूरते हुए महसूस किया और वो आंखें किसी और की नहीं, वही बच्ची की थी जो उस रात में अकेली पड़ गई थी जब उसका पूरा खानदान फांसी अपने आप को चढ़ा चुका था। तभी शर्मा फैमिली ने ये डिसाइड किया कि ये डेमोनोलॉजिस्ट से कुछ नहीं होने वाला, अब बहुत बड़े तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। बहुत सारे तांत्रिक आए और गए, लेकिन किसी ने कुछ हाल निकाला नहीं। लेकिन अंत में एक बहुत बूढ़े से तांत्रिक आए और उन्होंने कुछ 1-2 मंत्र पढ़े और उन्होंने कह दिया कि ये घर पूरा दूषित है, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता।
तब लोगों ने कहा कोई नहीं रह सकता कैसे, 2010 से अकेली एक बच्ची अपनी बूढ़ी सी दादी माँ के साथ यहाँ रह रही है, तो कैसे नहीं रह सकता कोई। इस पर वो तांत्रिक ने कहा अरे नहीं नहीं, ये कहीं और रहती होगी, यहाँ पे रहना तो किसी के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को फांसी चढ़ा ली थी, उन सब की आत्माएं घूमती रहती है, वो भी परेशान। और ये महसूस हो रहा है मुझे कि ये 10 आत्माएं किसी एक आत्मा से जुड़ी हुई है। जितने समय तक उस एक आत्मा से इन 10 आत्माओं का जुड़ाव तोड़ा ना जाए, तब तक इन लोगों की मुक्ति नहीं हो पाएगी। अब देखो, मैंने तुम लोगों को हाल बता दिया है, अब जो उपाय करना है तुम लोग करो, मैं चला, बोल के वो तांत्रिक बाबा वहां से जाने लगे। वो तांत्रिक कम साधु ज्यादा लग रहे थे। तब लोगों ने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ और बता दीजिए, या फिर हमें ये कैसे करना है आप ये समझा दीजिए, क्योंकि जो भी आते हैं यहाँ पे वो सब भाग जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनने के साथ ही साथ जो साधु बाबा ने कहा बात तो सच है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर में जो कोई भी आएगा उसकी मौत वैसे ही होना तय है जिस तरह से उस रात को हुई थी। फांसी चढ़ाया जाएगा उन्हें, और वो खुद फांसी नहीं चढ़े थे, इतना तो आप लिख लो। लोगों ने कहा कि अरे बाबा को कैसे पता कि फांसी चढ़ाया गया था उन्हें, या फिर वो लोग फांसी चढ़ चुके थे। तब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एकदम से ये काम नहीं कर सकता, मुझे कुछ समय चाहिए। कह के वो बाबा वहां से चले गए। तब शर्मा फैमिली ने कहा कि लोगों को कि देखो, हम लोगों ने तो सही कहा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, आप लोगों ने कभी माना ही नहीं। लेकिन वो जो लड़की थी जो अब काफी बड़ी हो चुकी है, वो बहुत घूर घूर के पूरे शर्मा खानदान को देखे जा रही थी, और उनके साथ वो जो बूढ़ी औरत थी वो ऐसे मुंह से तो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनको देख के इतना जरूर लग रहा था कि वो ये सब चीजों से बिल्कुल खुश नहीं है। वो साधु बाबा करीबन 3 दिन के बाद वहां पे आए। उन्होंने अपना सारा सामान, यानी कि 2 जोड़ी कपड़े और कुछ बहुत अजीब व गरीब चीज़ें एक कपड़े के थैली में लाकर उन्होंने रख दिया, और कहा कि अब वो इसी घर में रहने वाले हैं। लोगों ने कहा कि आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग आपको एक घर देने के लिए राज़ी हैं। लेकिन इस पर साधु बाबा ने कहा कि उन्हें उसी घर पर रहना है, इसीलिए उस घर में जितने भी ये खिड़की दरवाजे हैं उनको सब खोल दिया जाए। ये सब चीज़ों की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन आत्माओं को कैद करना नहीं है, उन्हें आज़ाद करना पड़ेगा। साधु बाबा जो वहाँ पे ध्यान करने के लिए बैठे, और वो 1 हफ्ते तक वहाँ से उठे ही नहीं। अक्सर लोग जाकर देखते थे कि साधु बाबा क्या कर रहे हैं, कहीं उनके साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं घट गई। लेकिन लोग शांत होकर फिर से लौट आते थे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। 1 हफ्ते के बाद साधु बाबा ने ये कहा कि उन्हें बहुत बड़ा यज्ञ करना है, और उस यज्ञ में बहुत सारी चीज़ों की आहुति देनी पड़ेगी जो इसी घर में है। लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग देंगे जो चीज़ भी चाहिए। तब साधु बाबा ने कहा कि यज्ञ करने के पहले इस घर का जो मुख्य द्वार है, उस द्वार में करीबन 10 फीट तक खोदना पड़ेगा, जगह को खोदना पड़ेगा, और एक रेक्टेंगल टाइप कुछ ऐसा बनाना है जहाँ पे वो नीचे बैठ के यज्ञ करने वाले हैं। लेकिन डराने की बात ये थी कि जब लोगों ने उस जगह को खोदना शुरू किया, तब उस जगह के अंदर से बहुत सारे बाल, लोगों के कंकाल, यहाँ वहाँ की चीज़ें, लाल रंग का कपड़ा, और लोगों के छोटे छोटे जैसे कि नाखून, दांत, ये सब मिलना शुरू हो गया लोगों को। लोगों ने कहा ये सब क्या है। बाबा वहाँ से बहुत हंस रहे थे। उन्होंने कहा खोदो खोदो, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। जब अंत तक खोदना ख़त्म हो गया, तब लोगों को ये सब चीज़ें मिली,
बाबा ने कहा ये सब चीज़ों को अभी फेंकना नहीं है, वो साइड में जाके रख दो। ऐसा ही हुआ। बाबा जब यज्ञ करने बैठे, वो रात अमावस्या का था। कहा कि यहाँ पे जो जितने भी 17 जो घर है, जो इस पूरे मिश्रा फैमिली के घर को सराउंड करके रखे हैं, ये पूरे 17 फैमिली को इस यज्ञ में मौजूद रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से वो आत्माएं छूटकर किसी के भी घर में जाकर वो लोग स्थान ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब मुक्त होना पसंद नहीं है। बैठे बिठाए खाना जो मिल रहा है। लोगों ने जैसा बाबा ने कहा वैसा ही किया। वो लोग शाम से रात तक यज्ञ में बैठे रहे, लेकिन जब रात के 11:45 बजने ही वाले थे, तब बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़, फिर से उसी तरह जैसे कोई किसी को मार रहा हो या फिर कोई किसी का गला घोटने की कोशिश कर रहा हो, सांसें बंद हो रही हो, ये सब चीज़ें उन लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। और गौर फरमाइएगा, इस बार सिर्फ शर्मा फैमिली ने नहीं, बल्कि उन बाकी 16 परिवारों ने भी सुना कि ये सब आवाज़ें निकल रही थी। वहाँ से बाबा ने रूबी को बुलाया और कहा कि तुम्हारे जैसी ही यहाँ पे एक लड़की है, तुम उसे पकड़ कर लाओ, तुम ही ला सकती हो उसे। रूबी ने बहुत गौर से देखा, यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है। बाबा ने कहा ध्यान से ढूंढो, तुमको उस लड़की का पता चल जाएगा। रूबी ने बहुत ध्यान दिया, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा किसकी ओर इशारा कर रहे थे। तभी फिर से जय त्रिपाठी जी बोल पड़े कि अरे तुम्हारी उम्र की तो वही लड़की है जो वो बाहर वाले कमरे में रहती है, जाओ उसे बुला कर लाओ। लेकिन जब रूबी वहाँ पे गई उस लड़की को बुलाने के लिए, देखा कि उस घर में ना वो लड़की है ना वो बूढ़ी औरत, दोनों वहाँ से जा चुकी थी। उनका कुछ कपड़ा, कोई सामान घर के अंदर नहीं था। रूबी ये देखकर दौड़ दौड़ कर बाबा के पास आई और उन्हें ये सब कुछ कहा कि तभी बाबा ने उन सब परिवारों को एक बहुत कठिन सच बताया। और वो सच ये था कि इन 10 लोगों की मौत ऐसे नहीं हुई थी, इन 10 लोगों को मारा गया था। अजय और दानवी मिश्रा जब माँ पिताजी नहीं बन पा रहे थे, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि अगर वो लोग माँ और पिताजी बन जाते हैं तो वो लोग अपने जान के साथ ही साथ अपने घर के बाकी जितने भी सदस्य हैं उन सब का जान एक शैतान के हवाले करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ सच में होने वाला है। आखिरकार वो दिन आ ही गया था और तब उन्हें एक तरह से फोर्स किया जा रहा था कि उन्हें अपना जान अब दान में देना होगा। और उन्होंने किया भी वैसा। उन्होंने घर के हर एक सदस्य को गला घोट कर मार तो डाला, लेकिन जब दानवी मिश्रा खुद नहीं मरना चाह रही थी, तब अजय मिश्रा ने उनका गला घोटकर उन्हें मार दिया और सबको फांसी चढ़ा दी। लेकिन मज़े की बात यह है कि सबको फांसी चढ़ाने के बाद उन्हें खुद डर लगने लगा। तभी उन्होंने सोचा कि वो वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन नहीं, वो छोटी सी बच्ची जो थी वहाँ पे, उसने अजय मिश्रा को फांसी चढ़ा दी। यानी कि अपने ही पिताजी को उस छोटी सी बच्ची ने फांसी चढ़ा दी। वो छोटी बच्ची कोई और नहीं है या फिर कोई मामूली छोटी बच्ची नहीं है। इस छोटी बच्ची के जान के अंदर ही वो 10 आत्माएं बंधी रहती थी। और जब ये छोटी बच्ची लोगों को मारती थी, तभी वो 10 आत्माएं इसके द्वारा अपना पेट भी भरती थी। यानी कि उस रात जो उस डेमोनोलॉजिस्ट की मौत हुई थी, वो एकदम से नहीं, पर वो इसी बच्ची के द्वारा, जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसी बच्ची के द्वारा हुई थी। जब यज्ञ ख़त्म हुआ तब लोगों ने कुछ महसूस किया कि वो जितने भी सामान उन लोगों ने उस मुख्य द्वार के नीचे से उठाए थे, वो एकदम से गायब हो गए। और घर में मानो जैसा एक अंधेरा छाया हुआ था, वो उजाले में तब्दील हो गया। घर बहुत हल्का लग रहा था।
लेकिन तभी वो जो तांत्रिक बाबा सकते हैं, उन्होंने इतना कहा कि ये घर अभी शाप मुक्त हो चुका है, लेकिन वो बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा है। वो फिर से आ सकती है क्योंकि अभी उसने इस जगह को अपना डेरा बना लिया है। और ऐसे शैतान अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है जो एक नए जगह पे जाके बनाना या फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी तक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।